देवता और नाट्यकर्मियों को विनम्र अभिवादन। महाराष्ट्र टीवी 24 आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आया है नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण। नमस्ते नाट्यकर्मियों, मैं सौ शीला बिडकर महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कला कौन सी भी हो, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत कला या नाट्य कला, ये कलानुबंध और उसके सौंदर्य संकेत समझना ये अभिरुचि संपन्न व्यक्तिमत्व की जरूरत होती है। आज ऐसे ही अभिरुचि संपन्न व्यक्तिमत्व को आज हमने यहाँ बुलाया है और उनका परिचय हम उनसे ही सुनेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। आज के हमारे कलाकार हैं आदरणीय श्री सोमेश्वर बालपांडे जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप ये बताइए, नाट्य दर्पण श्रृंखला है हमारी, तो नाट्य दर्पण श्रृंखला इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? जी, सबसे पहले तो महाराष्ट्र 24 न्यूज़ इस चैनल की ओर से ये जो नाट्य दर्पण की श्रृंखला आप लोगों ने चालू की है जी, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी जी। हमारे सभी दर्शकों को एक अच्छे विचारों की चीज़ें इस नाट्य दर्पण के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। नाटक की विधा के बारे में सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, इस उद्देश्य से मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये शुरू किया है, जिसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सर जी, ये जो हमने श्रृंखला चालू की है नाट्य दर्पण, इसका मतलब ही यही है कि कलाकारों को अच्छी बातें नाटक के बारे में समझना चाहिए और उन्होंने वो करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं आपको ये सवाल करूँगी कि आप नाटक में कैसे आए या आपका पदार्पण कैसे हुआ? जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी कि हम लोग मूलतः एमएससीबी से रिलेटेड लोग हैं। जी जी। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में मेरे पिताजी पहले, उसके बाद में मेरी माताजी, दोनों वहाँ पर सर्विस करते थे पावर स्टेशन में जी। और हमारे सामने हमारे कोराडी का जो नाट्य वैभव था वो काफ़ी फला फूला हुआ था। तकरीबन कोराडी के इतिहास में 3 से 4 ग्रुप थे नाटक के अलग अलग। अच्छा। जिसमें मैं पर्सनली जिनको मेरा गुरु मानता हूँ, ऐसे श्री प्रकाश देवा जी जी, श्री कमल वागधरे, ये दोनों लोग भी उस समय वहाँ पर नाटक किया करते थे। अच्छा। अब मेरी समस्या ये थी, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों एमएससीबी में थे लेकिन मैं खुद एमएससीबी में नहीं था। अच्छा। और नाटक की लगन पिताजी की वजह से मेरे पहले से थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैंने भी नाटकों में काम करना चाहिए। वैसे स्कूलों के दिनों में काफ़ी नाटक खेले हैं मैंने भी। तो मैं इन लोगों की रिहर्सल में चुपके से जाके बैठ जाता था, वो सारी रिहर्सल्स देखता था, लेकिन रंगमंच पर काम करने की कभी चांस मुझे वैसा नहीं मिला। लेकिन दिल में उसकी चाहत ज़बरदस्त थी। और ऐसे वक्त में हमारे कमल वागधरे जी के साथ पहला नाटक राज्य नाटक स्पर्धा के लिए उन्होंने किया, जिसका नाम था खेड़िया। अच्छा। जिसके बाद में मैंने कमल वागधरे जी के साथ में, प्रकाश देवा जी के साथ में मदन गायकवाड़ जी है, अनिल जोशी है, भास्कर शेगोकर जी है, अनीता जोशी जी हैं जी। इन सभी के साथ में काफ़ी नाटकों में, एक आप भी है उनमें से, इन्होंने काफ़ी नाटकों में हम दोनों ने भी साथ में काम किया था। और ऐसे शुरुआत हुई। शुरुआत के दिनों में आमतौर पर मैं अभिनय किया करता था। अच्छा। लेकिन अभिनय के साथ साथ चूंकि खुजली ज़्यादा थी, इसलिए बैक स्टेज के भी बहुत सारे काम मैं अपने जिम्मे ले लिया करता था। अच्छा। और अलग अलग किरदारों से, अलग अलग आर्टिस्ट से उनके किरदार को बार बार करवा के लेना, तो एक ऐसा समझिए कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह भी नाटक की पूरी विधा में काम किया करता था। अच्छा। और ऐसे में मैंने महाराष्ट्र राज्य शासन का एक शिविर था जो लातूर में हुआ था। अच्छा। महीने भर का शिविर था। अच्छा। वहाँ पर मैं गया, उस शिविर को मैंने अटेंड किया जी। एंड देन वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब
और खुद का भी कुछ ऐसा अलग हमने करने को। बराबर। तो पहली बार मैंने डायरेक्शन के बारे में सोचा, दिग्दर्शन के बारे में सोचा। क्या बात। और पहला ही नाटक मैंने निर्देशित किया था घासीराम कोतवाल, हिंदी में, जो उस समय महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा में फर्स्ट आया था। क्या बात। तो वहाँ से फिर दिग्दर्शन की भी शुरुआत हुई और इसी तरह आज तक वो चलती गई, क्योंकि रंगमंच ही हमारी देवता, ऐसा हम सभी नाट्यकर्मी मानते हैं और नटराज का पूजन करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने सर। मुझे ये बताइए, नाट्यकर्म और व्यक्तिमत्व जी, इसका संबंध बहुत ही निकट का है, ऐसा माना जाता है। जी जी जी। तो ये सही है? बिल्कुल, ये 100% बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसका कारण एक मात्र मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। मैंने बहुत बहुत अच्छे डिबेट करने वालों को भी स्टेज पे जाने के बाद हाथ पैर फूलते हुए देखा है। एक अलग सा डर रहता है इन लोगों के बीच। जी जी। तो यदि आपको नाटक से लगाव है, यदि आप किसी पात्र को स्टेज पर जिंदा करते हैं, जीवंत करते हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो डर धीरे 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 निकल जाता है और उसके बाद में उसका चस्का लग जाता है आपको। जी जी। तो फिर आपको ऐसी मजा आने लगती है वो सब करते समय। बराबर। फिर वो भाषण हो, फिर वो वक्तृत्व हो, वो डिबेट हो, हाँ। या वो रंगकर्म हो, इन सारे चीज़ों का एक बार चस्का लग जाए तो डेफिनेटली इंसान को उसमें बहुत आनंद आता है, जो मेरे ख्याल से पैसे से हम लोग नहीं खरीद पाते। तो इसलिए नाटक ये पूरे व्यक्तिमत्व का एक बहुत बड़ा आधार है। हम उसके जरिए खुद के व्यक्तित्व को और अच्छी तरह से निखार सकते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। जी जी जी। और एक प्रश्न आपके लिए। जी। नाटक और दर्शक, जी सुन लीजिएगा। जी। नाटक और दर्शक ना तो एक दूसरे के पर्याय माने जा सकते हैं, ना ही पूरक। जी। फिर भी नाटक और दर्शकों के बीच एक अनिवार्य संबंध है। हाँ, वो थोड़ा सा, कैसे? हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूँगा। नाटक और दर्शक पर्याय तो आपने बिल्कुल बोला कि शायद न हो, हाँ। लेकिन एक दूसरे के पूरक मात्र 100% 100% है। अच्छा। बिना दर्शकों के नाटक नहीं, हाँ। अभिनेता नहीं, कलावंत नहीं, रंगकर्मी नहीं, बराबर। और बिना रंगकर्मी के दर्शक भी नहीं हो सकता। इसका एकमात्र कारण ऐसा है कि जो कुछ हमको प्रस्तुत करना है, जो कुछ खेलना है लोगों के सामने, वो किसके लिए खेला है? तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए ही हम खेलते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही यदि ऑडिटोरियम में तुम्हारे दर्शक न हो तो फिर उस नाटक का मजा क्या? बराबर। और नाटक ये दर्श नाटक होता है, उसी समय आपको उसके हर एक चीज का रिस्पॉन्स मिलता है। ये लाइव कला है एक तरह से बोला जाए तो। हाँ। बाकी जो है सीरियल है, फिल्में हैं, ये सारी विधाएं आप कर चुके होते हैं, बाद में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नाटक एकमात्र विधा ऐसी है कि यहाँ आपने किया और यहाँ आपको उसका रिस्पॉन्स मिला। बराबर। जी। आपने बोला है कि हम पैसे के लिए नाटक नहीं करते, जी। पैसों के लिए हम थिएटर नहीं करते, जी। लेकिन घर संभालना है, घर की जिम्मेदारी संभालनी है, तो पैसा तो जरूरी होता है। जी बिल्कुल। तो फिर आप घर, संसार, अपना परिवार और नाटक, ये सबकी जिम्मेदारी कैसे संभाली आपने? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो प्रकार के रंगकर्मी होते हैं। एक रंगकर्मी वो है जिनका पूरा जीवन ही नाटक के ऊपर निर्भर होता है, जिसे हम कमर्शियल आर्टिस्ट कहते हैं। जी। और दूसरा रंगकर्मी जो है वो हौशी कलावंत जिसे हम कहते हैं, हौशी रंगकर्मी। हाँ हाँ। तो एक अपनी चॉइस के लिए करता है, दूसरा चॉइस प्लस पैसे के लिए भी करता है। बराबर बराबर। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। बिना पैसे के गृहस्थी नहीं चल सकती। हाँ। वैसे ही बिना आनंद के भी गृहस्थी नहीं चलती है। बराबर। नाट्य कला में बहुत लोग इन दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे कलावंत हैं, बहुत ऐसे रंगकर्मी हैं जो सिर्फ नाटक के भरोसे पे खुद की जिंदगी बनाते हैं या चलाते हैं। हम लोग थोड़ा सा दूसरे कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग व्यवसाय कहीं और करते हैं, नौकरी कहीं और करते हैं, और आनंद के लिए, केवल आनंद के लिए हम लोग
नाटक करते हैं। जो पैसे के लिए नाटक करते हैं वे लोग आनंद के लिए नहीं करते, ऐसा मुझे बिल्कुल कहना नहीं। वे आनंद के लिए भी करते हैं और अर्थार्जन के लिए भी करते हैं। यही दोनों के बीच का फर्क है। बराबर बराबर जी, एकदम सही कहा सर आपने। अब मुझे बताइए जी, नाट्य कला के कुछ नियम हैं, जी, कुछ प्रथा है, कुछ दंडक है, जी, और ये नियमों का पालन करना चाहिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए। तो नियमों का पालन सभी जन करते हैं या नहीं? नाटक के जो नियम है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा मैं आपकी राय से थोड़ा सा डिफर करता हूँ, भिन्नता रखता हूँ। हाँ। नाटक के जो नियम है रूढ़िवाद हो गया। जो आज से पुरानी 200 साल 250 साल पहले नाटक हुआ करता था, हाँ, वैसा ही नाटक आज भी हम खेलें तो मेरे ख्याल से उसका मजा नहीं रहेगा। अच्छा। हम लोगों ने उसमें धीरे धीरे कुछ आवश्यक जो बदलाव है, हाँ, वो लाना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ, नाटक के प्रकार भी बहुत सारे हैं, हाँ, जिसमें मेलोड्रामा है, हाँ, रियलिस्टिक है, और भी कई तरह की विधाएं हैं, हाँ, नाटक की। हाँ, ऐतिहासिक नाटक है, बराबर, सामाजिक नाटक है, अलग अलग पद्धति के होते हैं। दिग्दर्शक जो निर्देशक है नाटक का, वो नाटक उसके हाथ में आने के बाद में डिसाइड करता है कि इसको किस तरह से मैं डायरेक्ट करूंगा या फिर निर्देशित करूंगा। बराबर। और फिर उस खाके से वो चलते पूरे नाटक का ताना बुनता है। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाटक का निर्देशक जो होता है वो नाटक का पहला दर्शक भी होता है, इसीलिए उसके नाम के पीछे दिग्दर्शक लिखा गया है। सही सही। तो संहिता को पढ़ते हुए, स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए जो कुछ भी आघात उसके हृदय पे होते होंगे, उसके मस्तिष्क पे होते होंगे, उसी समय उसका एक खाका उसके पूरे मस्तिष्क में तैयार होने लगता है। बराबर। अब इसे आप फॉर्म का नाम दीजिए, इसे नाटक के नियमों का नाम दीजिए, या इसे कुछ भी नाम दीजिए जी। मेरी मेरी बात करेंगे आप, तो मैंने तो कभी किसी फॉर्म के बारे में, किसी नियम के बारे में सोच के कभी नाटक निर्देशित नहीं किया। मेरे अंतरात्मा की उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जो रिएक्शन होती है, हाँ, मेरे मन में जो प्रतिबिंबित होता है, मैं उसी का धागा पकड़ के आगे चलने की कोशिश करता हूँ, उसी पद्धति से मैं नाटक निर्देशित करने की कोशिश करता हूँ। और आज तो मेरे ख्याल से हम 21-22वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट के और भी चीज़ों की तरफ ध्यान देने को होना, और धीरे धीरे हमारी विधा को भी हमने जितना ज़्यादा हम उसमें प्रयोग कर सके उतने ज़्यादा नित्य नूतन प्रयोग हमने उसमें करने को होना, ऐसा मेरा खुद का कहना है। यानी कि नाटक करना है तो आगे वाले प्रेक्षकों को वो रंजकता आनी चाहिए उसमें। जी, मैंने जो हाँ, आपको बोला कि हाँ, दर्शक, हाँ, दर्शक जो दिग्दर्शक है, नाटक का पहला दर्शक है। हाँ, और पहला दर्शक होने के नाते उसको क्या करना है, सिर्फ अपनी नजर से बाकी दर्शकों को नाटक दिखाना है। एकदम बराबर सर। अब आप जो बातें कर रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे नाटकें की हैं जी। एकांकिकी की होंगी, हाँ, कुछ कंपटीशन में गए होंगे आप, पुरस्कार भी प्राप्त किए होंगे, तो थोड़ा सा बताइए ना उसके बारे में। अरे सुनने में आया है कि जो हमने जानकारी निकाली तो आप महानाट्य ज्यादा किया आपने। एक्चुअली आपकी बात बराबर है। हाँ। लेकिन मैं अक्सर मेरे दोस्तों में चर्चा के समय बोलता हूँ कि नाटक बड़ा या कलाकार, निर्देशक या फिर बैकस्टेज का आर्टिस्ट वो बड़ा। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ही छोटा काम करते हैं। सही। हमसे नाटक बहुत बड़ा है जी। इसलिए वो लिस्ट गिनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जो कुछ किया होगा मेरे आनंद के लिए किया। हाँ। मुझे उसमें मजा आता है इसलिए मैं करता हूँ। और जो कुछ भी अच्छा थोड़ा बहुत कर पाया होगा उसमें मेरे सारे सहकलाकार जो है, हाँ, मेरे आर्टिस्ट है, मेरे एक्ट्रेसेस है, मेरे बैकस्टेज के लोग हैं, जैसे मेरे एक दोस्त है चंद्रकांत सोरटे जी, मेरा पूरा बैकस्टेज का जिम्मा ताउम्र उन्होंने संभाला है। तो मैं आज भी बोलता हूँ हाँ, कि मैं और मेरे आर्टिस्ट हम 60% काम करते हैं ओनली। हाँ, बाकी 40% जो काम है हाँ, हमारे बैकस्टेज संभालने वाले हमारे चंदू दादा करते हैं।
रही बात नाटक और महानाट्य के बीच के हाँ। दायरे की, नाटक जो है वो जैसा है वैसा दिखाने का हम कोशिश करते हैं हम लोग जी। महानाट्य में अंतर क्या है, तो महानाट्य लार्जर दैन लाइफ होता है। बराबर। जैसे नाटक में 35, 30, 20 इधर 4-5 आर्टिस्ट होते हैं, महानाट्य में 150 से लेके तो 250-300 तक आर्टिस्ट होते हैं। बराबर। बड़े पैमाने पे यदि और उसमें सामाजिक नाटक हो नहीं सकते, ऐसा मेरा खुद का कहना है। हाँ हाँ हाँ। महानाट्य ऐतिहासिक या फिर हमारे जो ये संत महात्मा है, स्वामी समर्थ हो जी, शिरडी के श्री साईं बाबा हो जी जी, आपके शेगांव के जो गजानन महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज है, श्रीमंत संभाजी राजे हैं, इन्होंने जो किए ना ये लार्जर देन लाइफ ही था। बराबर। इसलिए इन सारे लोगों को हम एक्चुअली मेरी दृष्टि से ये सारे मानव थे, लेकिन मानव का धर्म पूरा करते हुए ये लोग देवत्व को प्राप्त हुए। हम बट नेचुरल उनको भगवान समझ लेते हैं, तो वहां उनकी सारी चीजों को लिमिटेशंस आ जाते हैं। भगवान है तो सारा कुछ करेंगे, बराबर। लेकिन भगवान के परे जाकर इंसान करके उन्होंने जो कुछ किया है वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इन सारे लोगों के ऊपर ही महानाट्य होते हैं। महानाट्य और नाटक में एक मूलतः डिफरेंस जो होता है, दिग्दर्शन में भी निर्देशन में भी काफी डिफरेंस है कि नाटक जब हम करते हैं तो इम्प्रोवाइज करते हैं, लाइंस बोलने लगाते हैं एक्टर लोगों को और उसके हिसाब से हम इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। अच्छा। ये स्कोप आपको महानाट्य में नहीं मिलता। अच्छा। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग पहले निपटना है, हाँ। म्यूजिक इंसर्ट सारा पहले ही करना है, उसका जो खाका तैयार होता है यानी आपकी जो सीडी तैयार होगी या पेन ड्राइव तैयार होगा, उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी विधा को उल्टा करना पड़ता है। अरे बाप रे। नाटक में हम क्या करते हैं कि पहले तो एक्टिंग निकालते हैं लोगों से, उनके जो जो संदर्भ निकलेंगे, इंटर रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स है, फिर हमको पिक मार्क कहाँ करना है, उसको घेर के हम सारी चीजों को बिल्डअप करते जाते हैं। एंड देन आखिरी में फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी की चीजें इंसर्ट होती है। बराबर। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका ट्रैक रिकॉर्डिंग वगैरह पहले हो जाता है, और जो आपने एक बार उसका रिकॉर्डिंग कर लिया उसी के हिसाब, उस सीमा में रह के ही आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो महानाट्य की विधा ऐसी है, दोनों विधाओं का आनंद अपना अलग है। अलग है। जैसे कि मैंने जब आपको बोला कि नाटक में यहाँ एक्शन कीजिए वही रिस्पॉन्स मिल जाता है, महानाट्य में थोड़ा वो आनंद से वो जो कलाकार है वो थोड़ा वंचित रह जाता है। उसका कारण एकमात्र ये है कि डॉलर किसी और ने रिकॉर्ड किए हैं, मैं तो मुंह हिला रहा हूँ। रोमांच जिसे हम बोलते हैं कि डॉलर बोलने के बाद में सामने की ऑडियंस ने ताली बजा दी, तो वो जो रोमांच शरीर पर आते हैं वो रोमांच थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसा मेरा खुद का आकलन है। लेकिन ये चीज मैं कलाकारों के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस के बारे में, दर्शकों के बारे में यदि आप सोचेंगे तो उनको नाटक जितनी ही मजा, बशर्ते उससे ज्यादा मजा महानाट्य को देखते समय आती है। उसका कारण है वो बहुत भव्य दिव्य ऐसा लार्जर दैन लाइफ दिखता है। बराबर बराबर। और फिर उसका हम पार्ट है ये सोच के जब हम रिलेट करते हैं उस स्टोरी को, तो उसका मजा कुछ और है। बराबर बराबर। ऐसा है, यानी महानाट्य में 150 लोगों को लेके आपने किया है जी, तो इनको सबको संभालना बहुत बड़ी बात होगी जी। मेरे ख्याल से क्योंकि फिर वही बात बोल रहा हूँ, हर एक का सुनिए फिर वही बात बोल रहा हूँ। इसमें ये जो है ये एक आदमी का काम नहीं होता, टीम वर्क होता है, ये पूरा यूनिट काम करता है। और जिनमें खुजली है उनके तरफ से तो कभी कोई कंप्लेंट आती नहीं। तो मेरे ख्याल से ये काम जो है उन्हीं लोगों का है जिन लोगों को उसमें रुचि है। रुचि वाले लोगों को साथ में लेके करेंगे तो बहुत आसान हो जाती है सारी चीजें। और वो प्रोजेक्ट भी एकदम सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइएगा कि आपने बहुत सारे थिएटर किए हैं, नाटक किए हैं, कंपोज किए हैं, तो नाटक में यानी अभिनय करते समय जी एक लय यानी ताल जी रहता ही है जी। तो
हमें बताइएगा आप कि वो लय का, ताल का महत्व है क्या नाटक में? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। रिदम इंसान के जीवन का मूल मंत्र है जी। आपने कभी 2 दिन के 3 दिन के जन्मे हुए बच्चे की किलकारियां सुनी है? हाँ। उसका रोना सुनी है? हाँ, क्यों नहीं? डेफिनेटली उसमें भी आपको रिदम ही मिलेगा बेटा। जी, सही। हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन सुर और ताल, ये 2 चीजों के दायरे में ही सीमित हो जाता है। बराबर। अब आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रही हैं या मैं आपको जो उत्तर दे रहा हूँ, हाँ, उसमें भी एक रिदम है। इस रिदम को आप यदि माइनस कर देंगी, हाँ, तो मेरे ख्याल से जिंदगी नीरस हो जाएगी। बराबर। तो इंसान जब से पैदा होता है तभी से वो अभिनेता भी होता है, क्योंकि एक दिन के नहीं, मैं तो कहूँगा कि 1 घंटे के बच्चे को ये कैसा पता कि वो नहीं रोया तो उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाएंगे। यानी वो भी नाटक करता है उस समय, 1 घंटा जन्म लेते बराबर वो बच्चा भी नाटक करता है। बराबर। तो बॉर्न जो है इंसान अभिनेता ही होता है। बराबर। और रही रिदम की बात, तो मैंने आपको बताया कि विदाउट रिदम जिंदगी में दूसरा कुछ नहीं है। कोयल कूकती है, उसमें भी रिदम है। हाँ। झरने का पानी, गैया, हाँ, हम उसे मराठी में हंबर दे म्हणतो, हाँ, उसमें भी रिदम है। बराबर। मोर भी गाता है, नाचता है, उसमें भी रिदम है। कोयल गाती है, उसमें भी रिदम है। सारी सृष्टि में रिदम भरा पड़ा है। रिदम और सुर दोनों चीजें भरी पड़ी है। सिर्फ देखने वाली की दृष्टि उस तरह की होनी चाहिए। बराबर बराबर बराबर। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर आप जी। अब एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछूंगी। जी, पूछिए। हाँ सर, अब लोगों का नजरिया जी, तामझाम, हाँ, चमक धमक, हाँ जी, ग्लैमर, जी, इसी के ऊपर पहले जाता है। जी, बराबर है जी। मेहनत करने की किसी की इच्छा नहीं होती जी, करते ही नहीं मेहनत। जी। तो लेकिन नाटक में आना है, नाटक में काम भी करना है, मेन रोल भी होना है, ये सब बातें होना है, लेकिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है। जी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे? जी, मेरे ख्याल से आपने जो बोला कि लोगों का रुझान थोड़ा आजकल तामझाम की तरफ ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद को पता नहीं रहता कि हम ये सारे चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नाटक से ज़्यादा लोगों को महानाट्य पसंद है, उनको लार्जर दैन लाइफ देखने की थोड़ी सी आदत है। इसलिए मैंने ये सवाल किया। नाटक से आज हम महानाट्य तक का जो प्रवास है हम लोगों का, जो ट्रैवलिंग है, वो ऐसा है। एक्चुअली जरूरतों के कारण ही दुनिया में इन्वेंशन होते हैं, ऐसे मानने वालों से मैं। बराबर। हाँ। यदि इंसान को जरूरत ही नहीं होती तो आग के पीछे आग कैसी निकाली जाती है, इसके पीछे इंसान पड़ता ही नहीं। बराबर। तो वैसा ही नाटक से आदमी मनोरंजन की दुनिया में महानाट्य तक आ गया, क्योंकि उसे ग्लैमर होना, उसकी आंखों को रंग बिरंगे नजारे यदि दिखते हैं तो उसकी जिंदगी रंग बिरंगी हो जाती है। एक्चुअली वो दर्शक है, वो पार्ट नहीं उस चीज का, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करता है कि मेरी जिंदगी इसकी वजह से रंग बिरंग हो गई है। तो उसी तरह से है, हम लोगों ने भी जरूरत के हिसाब से हर चीज धीरे धीरे सारी चीजों को परिवर्तित किया है, और आज महानाट्य का ये रूप सभी लोगों के सामने दिखता है। दूसरी बात, ग्लैमर के कारण हो या किसी भी चीज के कारण हो, नई पीढ़ी जो है उसे संदेश देना चाहूँगा। नाटक हो, फिल्म हो, दूरदर्शन, यानी ये सारे जो चैनल्स खुले हैं यहाँ पर, बहुत सारे सीरियल चलते हैं। ये विधा, इट इज नॉट अ फास्ट फूड, आपको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज मैंने मैगी बना लिया, 2 मिनट में बन गई और खा लिया, ऐसा नहीं होता है। ये कला है, कला को सीखने के लिए खुद को तराशना पड़ता है। बराबर। जितना ज्यादा आप तराशेंगे उतनी वो कला निखर कर बाहर आती है। या फिर सोने से आभूषण कैसे बनते हैं, पहले तो उसको गर्म करना पड़ता है, भट्टी में तपना पड़ता है। तपने से ही काम नहीं होता, तो उसे हथौड़ों की मार भी खानी पड़ती है। देने खूबसूरत सा नेकलेस, खूबसूरत सा कोई दागीना जिसे हम कहते हैं, वो तैयार होता है। तो जो नई पीढ़ी के लोग वेलकम हैं, अवश्य उन्होंने इस ओर आना चाहिए, लेकिन ये तैयारी भी साथ में ही रखनी है कि पहले तो हमें खुद को तपाना पड़ेगा,
फिर हथौड़े की मार भी बहुत हाँ। खानी पड़ेगी। उसी के बाद में ये कला हमारी सही मायने में निखर कर सामने आएगी और दर्शकों तक जाएगी। बराबर। सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जी। यानी तपना जरूरी है, जलना जरूरी है। जलना जरूरी। जब तक तपेंगे नहीं, जब तक जलेंगे नहीं, तब तक प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश की किरण नहीं मिलेगी। जी। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सर हमारे प्रेक्षकों को। जी। और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ नहीं, आए। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने जो कुछ भी बताया मेरा खुद का कुछ नहीं है। जिन लोगों के साथ में मैंने ताउम्र काम किया है इतने सालों तक, हाँ। मेरे गुरुजनों के साथ, मेरे नई पीढ़ी के लोगों के साथ भी, ये सारा परिपाक है उन सारे लोगों के मेहनत का। इसमें मेरा अकेले का कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। और अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आप आए और अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी। आपके हम ऋणी रहेंगे। जी। देखा है दर्शकों, यानी कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है तो जलना बहुत ज़रूरी होता है। बाधाएं कब बांध सकी आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी पथ पर चलने वालों को। अगर आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है तो हिम्मत चाहिए कुछ कर दिखाने की, जलने की। अगर जले नहीं तो प्रकाश दिखता नहीं, हथौड़ा खाया नहीं तो सोना भी निखरता नहीं है। ऐसे ही ये नाट्य दर्पण श्रृंखला में हम आगे भी अच्छे अच्छे कलाकारों को आमंत्रित करेंगे और आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। रंग देवता और नाट्यकर्मियों को विनम्र अभिवादन। महाराष्ट्र टीवी 24 आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आया है नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण।